नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइट बोर्ड ग्रुप में। और आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं सीए रचिंद्र मुंद्रा जी का। इन्होंने 2013 में अपना सीए क्वालिफाई किया था। उसके बाद उन्होंने 2 इयर्स प्रैक्टिस भी किया था। उसके बाद आज ये अपनी खुद की क्लासेस चला रहे हैं और अन्य सारी जो चीज़ें हम उनसे अब बात करेंगे कि जैसे हाउ टू कम्पीट विद ई कॉमर्स कंपनीज, हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, उनके क्लासेस के बारे में कि वो क्लासेस में क्या सिखाते हैं, उनके क्लासेस कहाँ कहाँ चलते हैं और आपको उनकी क्लासेस ज्वाइन करने से क्या एडवांटेजेस मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर को स्टार्टिंग से यही रहेगा कि हाउ टू कंप्लीट विद ई कॉमर्स कंपनीज। अब जैसे एट प्रेजेंट मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वाउ ट्रेनर्स, जहाँ पर हम जो है वो बिज़नेस कंसल्टेंसी देते हैं कि स्मॉल बिजनेसेस अभी कि वो जो कि ई कॉमर्स कंपनी से कैसे कॉम्पीट कर पाते हैं। तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि ई कॉमर्स कंपनीज आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है जो कि लोकल प्लेयर्स आपको नहीं कर पा रहे। तो लोकल प्लेयर अगर ई कॉमर्स कंपनी से कम्पीट करना चाहते हैं तो इस केस में उनको 3 मॉडल पर काम करना पड़ेगा। CTC में उसको कहता हूँ, दैट इज़ कन्वीनियंस, ट्रस्ट एंड चॉइस। कन्वीनियंस का मतलब है कि ई कॉमर्स कंपनी पे आप शॉप क्यों करना चाहते हो, बिकॉज आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स घर पर डिलीवर होते हैं, आपको मनी बैक की गारंटी मिलती है, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का गारंटी है, और आपको एक 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट पॉलिसी, आपको रिफंड पॉलिसी भी मिलता है। ये चीज़ आपको लोकल प्लेयर नहीं देंगे। तो अगर लोकल प्लेयर ऐसी चीज़ पर काम करे तो डेफिनेटली वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। प्लस ट्रस्ट कैसे बिल्ड करे, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक ब्रांड की ज़रूरत होती है। तो कोई भी लोकल प्लेयर अगर ब्रांड बिल्डिंग पर ध्यान दे तो डेफिनेटली ई कॉमर्स से कॉम्पीट कर सकता है। जैसे मैं देखता हूँ कि लाला जी की दुकान है, बट लाला जी ने कभी ब्रांड रजिस्टर नहीं करा, नॉर्मल तरीके से अपनी दुकान वो चला रहे। लेकिन अगर उन्होंने ब्रांड रजिस्टर किया, एक स्पेसिफिक कलर स्कीम को रखा, अच्छा अगर कस्टमर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्लो दिया, तो डेफिनेटली ई कॉमर्स से वो कम्पीट कर सकते हैं। कभी भी लोग चाहेंगे कि हम लोकल प्लेयर से बाय करें, वो बाय नहीं करते बिकॉज कई बार स्टॉक में नहीं रहता आइटम। तो अगर वो इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज करे, अपना एक लोगो बना कर रखे, प्रॉपर रिप्लेसमेंट पॉलिसी लोगों को दे दे, तो उस केस में वो डेफिनेटली ई कॉमर्स कंपनी से कॉम्पीट कर सकता है। और थर्ड पार्ट आ रहा था चॉइस। चॉइस के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपके स्टोर फ्रंट बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे मैंने अभी एट प्रेजेंट में दुलिया में रहता हूँ, तो दुलिया के बहुत सारे शॉप्स को मैंने देखा है कि उन्होंने कभी रिनोवेशन पे ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो, हमेशा आपको एक नयापन वहाँ पर लगता है। तो आपको नयापन दुकान में लाना पड़ेगा। कस्टमर को आपको एक्सपीरियंस बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना। अब जैसे दुलिया में 2 बड़े मेजर स्टोर्स है, एक रिलायंस का और एक डीमार्ट का। लेकिन मैं पर्सनली डीमार्ट से ज़्यादा परचेज करना पसंद करता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस एंड द एक्सपीरियंस। अगर आप रिलायंस के स्टोर में जाओगे तो एट प्रेजेंट वहाँ जो एम्प्लॉइज़ है उन्हें बिलिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप एक नॉर्मल टूथपेस्ट भी बाय करते हो तो उसको बाय करने में आपको 15 मिनट लगेंगे, यहाँ पर 15 मिनट में हज़ारों रुपए का बिलिंग हो जाता है। तो बड़ा बनने के लिए आपको कस्टमर को एक्सपीरियंस बेचना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है। तो इस तरीके से हम कंसल्ट करते हैं लोग। हमारे लोकल शॉप्स के ऊपर तो यहाँ पे बहुत से सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल्स का दुकान शॉप शुरू किया है रिटेलर का, तो उसके बाजू में और रिटेलर्स आ जाते हैं, तो उनके साथ वो कॉम्पीट कैसे करे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम हो जाती है इस बिज़नेस में। तो वो ट्रस्ट कैसे बढ़ाए, क्योंकि अगर आप वही सेम सेम प्रोडक्ट अगर कम दाम में बेच रहे, तो वो कैसे अगर कोई चीज़ को अपनाए जिससे कि वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी शॉप पे ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए। इसको अब ऐसा करेंगे कि हम इसको इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल छोड़ के थोड़ा विल गो टू द होटल इंडस्ट्री। अगर आप चौपाटी पे जब जाते हैं तब आप देखते हैं कि 3 पानीपुरी के स्टॉल बगल बगल में लगे होते हैं। तो उसकी वजह से सेम रेट पर पानीपुरी बेची जा रही है, उसका भी 10 रुपये कॉस्ट है, उसका भी 10 रुपये का कॉस्ट है। लेकिन उनमें से कोई एक ही पानीपुरी वाला बहुत ज़्यादा चलेगा, बाकी 2 नहीं चलेंगे। तो ये ऐसा हो पा रहा है बिकॉज आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आपको प्रोडक्ट नहीं, आपको एक्सपीरियंस बेचना है कस्टमर को। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक की भी बात करूँ तो सिस्का एलईडी, इसकी फ्रेंचाइजी दुनिया में बहुत लोगों के पास है। तो हर जगह आपको रेट में 19-20 का फ़र्क मिलेगा, लेकिन आप वहाँ से परचेस करोगे जहाँ पे आपको कन्वीनियंस, ट्रस्ट और चॉइस जहाँ मिलेगी। तो वो CTC मॉडल पे आपको ध्यान देना है, आपको एक्सपीरियंस बेचना है कस्टमर को। प्रोडक्ट तो वो ऑनलाइन भी मंगा सकता है या बाजू वाले से भी प्रोडक्ट ले सकता है। आपके बात करने का ढंग कैसे है, आपका प्रेजेंटेशन कैसे है, आजकल सर्विस का ज़माना है। सो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। सर कंसल्टेंट भी करते हैं हम, जैसे लोगों को, जैसे किसी को अगर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसे किस जगह पे वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसमें कैसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए, तो हम सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि एक एट ज़ीरो कॉस्ट पे हमें बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है,
उसे कैसे आगे बढ़ाना है और उसमें नयापन कैसे लाए, जिससे लोग दूसरा दुकान छोड़ के हमारे दुकान पे ही या हमारे शॉप पे ही क्यों हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर हम बात करेंगे स्टार्टअप कंसल्टेंसी की, तो नॉर्मली जब भी एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। दुलिया का एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है केयर टर्टल, हम उन्हें कंसल्ट करते हैं, मतलब वो हमारी कंसल्टेंसी से अभी आगे बढ़ रहे हैं। केयर टर्टल बेसिकली एक ऐसा ऐप है कि जहाँ पे आपको अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है तो केयर टर्टल पे अभी दुनिया के बहुत सारे जो डॉक्टर्स है वो अवेलेबल है। आप वहाँ से घर बैठ कर उनको नंबर लगा सकते हो। सो वो क्यू मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। तो इस केस में उन्होंने 2 साल तक दुलिया में बिजनेस किया मेरे पास आने से पहले, और फिर जो उनका मेरे से जब बात हुआ तो उन्होंने बताया कि अब इसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए। तो मैंने उनको पहले सवाल किया कि अगर लेटर से फॉर एग्जांपल कि मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं आपके बिजनेस में आज 50 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो इस केस में आपके क्या प्लान्स हैं, कि आपका कोई रेवेन्यू मॉडल फिक्स है, आपको मंथली फिक्स इनकम कितना आता है। तो स्टार्टअप में कभी भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले तो कुछ आपको रेवेन्यू दिखाना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग में खुद का पैसा थोड़ा बहुत आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इस स्टार्टअप के केस में जो फाउंडर है उसका नाम नहीं डिस्प्ले कर पाऊंगा मैं जस्ट फॉर बीइंग कॉन्फिडेंशियल रीजंस, तो उन्होंने थोड़ा सा खुद का इन्वेस्टमेंट करा, बट आप वो इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टर के सामने पिच करते हो, वो आपसे पूछेगा कि आपका रेवेन्यू मॉडल कितना है, आप महीने का कितना फिक्स कमा लेते हो, इसका कितना वैल्यूएशन हो सकता है। तो स्टार्टअप में सारा गेम वैल्यूएशन का और इन्वेस्टमेंट का है। तो उस केस में अगर आपका आइडिया बहुत ही न्यू है, आइडिया आने एक अलग बात है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रोज़ हर किसी को आइडिया आता है कि मैं ये ऑनलाइन बेच सकता हूँ, वो ऑनलाइन बेच, लेकिन उसमें से कितने स्टार्टअप काम करते हैं। एक सिंपल आपको एग्जांपल भी देता हूँ। पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, वो दुनिया में पहला पर्सनल कंप्यूटर आप जानते हैं जेरोक्स कंपनी ने बनाया था। लेकिन आज आप जेरोक्स कंपनी को कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के नाम से नहीं जानते। आपको कंप्यूटर एप्पल के पसंद है, विंडोज़ वाले पसंद है। तो आइडिया आना ज़रूरी नहीं है, आइडिया पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन इज़ द की। तो किसी से इंस्पिरेशन लेके अगर आप अपना स्टार्टअप ओपन कर रहे हो और आपका एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप बड़े से बड़े स्टार्टअप को भी कॉम्पीट कर सकते हो। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब जैसे ओला और उबर तो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज़ है, लेकिन एक रैपिडो करके बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो 2 व्हीलर पे आपको एक जगह से जगह ये करता है। वो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। उसने पिछले 5 सालों में ओला और उबर को मुश्किल कर दिया है बिजनेस करने के लिए। तो इट इज़ द एग्जीक्यूशन दैट प्लेज द रोल। और रही बात पैसे की, तो दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपको खुद का पैसा लगाना है। आप इन्वेस्टर समिट में जा सकते हो, आपको पिच करते आना चाहिए। बहुत सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है में वो लोग क्या करते हैं कि उनके वेबसाइट पे अगर आप जाकर रजिस्टर करते हो, हैदराबाद में ही समिट हर साल होता है, वहाँ पर जाकर अगर आप अपना आइडिया पिच करोगे, उनको अच्छा लगता है, तो वो कुछ फंड आपको दे देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, शार्क टैंक की तरह। लेकिन शार्क टैंक में जाने के लिए आपको बेसिकली क्या है कि एक बहुत बड़े बिजनेस ऑलरेडी आपका सेटअप चाहिए। लेकिन आपका सेटअप बहुत ही छोटा है, आइडिया बहुत ही नया है, लेकिन फिर भी अगर आपको फंडिंग की ज़रूरत है तो आप इस तरीके के चैनल्स को यूज़ कर सकते हो। अगर समझ लीजिए हमने किसी शॉप को स्टार्ट किया, लेकिन उस शॉप को या उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें, जैसे उसके साथ तो अदर्स 10 ब्रांड उसके साथ compete कर रहे हैं, उससे वो ऊपर की भी है, तो हम हमारे ब्रांड को कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे कि लोग हमें देखें या हमारा प्रोडक्ट एक बार खरीद के एक्सपीरियंस तो करें। क्योंकि एक बार अगर वो खरीदेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में दम है या नहीं। तो मेरा एक साधारण सा सवाल है कि मार्केट कैसे करें स्टार्टिंग में। नए प्रोडक्ट को आपको मार्केट कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, अगर आपका बहुत ही नया प्रोडक्ट है तो उसको मार्केटिंग करने के 4 तरीके। एक तरीका होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि जैसे ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही रहेगा। पर्सनल सेलिंग का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट का फिजिकल एक्सपीरियंस किसी कस्टमर को दे। अब आपका क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है तो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, तो आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। तो पर्सनल सेलिंग के लिए आप इंटर्न्स को रख करके होम टू होम उनको डिलीवरी करवा सकते हैं। जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर या जो बुक्स आती है, आप अगर देखो तो दोपहर के टाइम पे बंदे घूम रहे होते हैं, उसको कहते हैं पर्सनल सेलिंग, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव तरीका है। दूसरा तरीका होता है एडवर्टीजमेंट का। अब एडवर्टीजमेंट में आपके पास 2 तरीके का होता है, आपका फिजिकल और एक होता है डिजिटल। तो फिजिकल का ज़माना तो चला गया, और डिजिटल में भी आपको वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ना केवल कि ब्रोशर डाल दिया या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लोग पैम्पलेट से ज़्यादा वीडियो को देखना पसंद करते हैं। और वीडियो भी आपको कैसे बनानी है। अब अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, तो अगर आप आज के ज़माने में देखो तो यूट्यूब पे नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, जो कि विद इन 1 मिनट है। तो लोगों का टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है। जो अटेंशन टाइम स्पैन है वो 15 से 20 मिनट से घटकर 1 मिनट के अंदर आ गया। तो
तो आपको उस तरीके की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए अपने चैनल पे, और हर तरह का चैनल आपने यूज़ करना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे अपना रील्स बना सकते हो, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी आपको वीडियो लगाना चाहिए। और इन मार्केटिंग के लिए कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को देखता है और उसको अच्छा लगता है तो उसको आप तक पहुंचने का एक ज़रिया होना चाहिए। वो ज़रिया होता है आपका लैंडिंग पेज, जो कि बेसिकली आपका बिजनेस व्हाट्सएप है। तो आप जो भी ऐड करते हो उसके नीचे नंबर दे दीजिए, बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए। जैसे इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप से लिंक कर दो, फेसबुक को आप व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हो, बिजनेस व्हाट्सएप, नॉट नॉर्मल व्हाट्सएप। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो मेटा कंपनी ओन करती है, तो तीनों प्रोडक्ट को आप बिजनेस व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हो कि अगर आप प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेट मतलब कस्टमर को अच्छा लगता है तो वही आपसे कांटेक्ट करेगा। यही तरीका है कम कॉस्ट में कस्टमर तक पहुंचने का। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर हम ई कॉमर्स कंपनी से कॉम्पीट करें या बाजू वाले से कॉम्पीट करें तो उतना आपको रिजल्ट नहीं आएगा। आपको आपका कस्टमर बेस बढ़ाना पड़ेगा, और कस्टमर बेस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि डेफिनेटली आप इस तरीके से कर सकते हो कि कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा है तो आपको उसके पास जाना चाहिए। तो ये सब बातें हो गई बिजनेस के ऊपर। अगर हम बात करें कि आपको इनके साथ अगर जुड़ना है, इनसे कंसल्टिंग करना है, तो सर से हम बात करेंगे। वो अपनी खुद की क्लासेस भी चलाते, तो उनके क्लासेस के हम स्ट्रक्चर जान लेते, वो कैसे ऑफलाइन कंडक्ट होते या ऑनलाइन कंडक्ट होते, तो इसके बारे में हम जानेंगे। सो बेसिकली आई एम इन टू क्लासेस एज वेल, क्लासेस रिलेटेड टू सीए स्टूडेंट्स। हमारे सीए के एग्ज़ाम्स में 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो उसके इसमें फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल पर मेरी क्लासेस चलती है। हमारी क्लासेस का नाम है लर्न कार्ट अकेडमी। तो बेसिकली मैंने 2016 से पढ़ाना चालू किया। सो नाउ अराउंड 5 years उस वेंचर को हो चुके हैं, एंड इन दिस स्पैन ऑफ 5 years वी हैव टॉट अराउंड 8,000+ स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। मतलब हमारा जो मेजर कस्टमर बेस है वो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया से है। 4 जगह पर हमारी फिजिकल क्लासेस चलती है, धुलिया, नासिक, सातारा, पुणे और दिल्ली में। यहाँ पर हमारी फिजिकल क्लासेस होती है, और वी हैव अराउंड 8 पीपल का टीम हमारे साथ में है, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको सब्जेक्ट वाइज स्पेशल फैकल्टीज़ आपको मिलती है। कई बार आपको रिविजन्स वगैरह करवाई जाती है। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, मेरे ही नाम से आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, लर्न कार्ट अकेडमी। वहाँ पर आपको मतलब जैसे हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, आपको एग्ज़ाम तक हम हैंड होल्डिंग का सपोर्ट देते हैं। मतलब नॉर्मली आप अगर देखो तो फिजिकल क्लासेस का ऐसा होता है कि आपकी एक बार क्लास हो गई, फिर आपको एग्ज़ाम तक पढ़ाई करनी है। लेकिन आपकी क्लासेस होने के बाद भी हम आपकी टेस्ट्स भी लेते हैं, उसके बाद आपको यूट्यूब पर फ्री रिविजन्स भी करवाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के RTP MTP आते हैं, वो भी हम लोग पूरा यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक सारी क्लासेस का आपको एप्लीकेशन में बैकअप भी मिलता है। तो इस तरीके से क्लासेस हम अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं। सीए क्वालिफिकेशन का परसेंटेज बहुत कम है, तो स्टूडेंट ऐसे क्या गलती करते हैं जैसे कि वो क्वालिफाई नहीं हो पाते, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ऐसे 3 टिप्स दे दीजिए कि वो गलती अगर ना करे तो वो 100% नहीं लेकिन 80-70% उनके गोल तक पहुंच सकते हैं। 3 टिप्स में तो इतना बड़ा जो गाइडेंस है वो नहीं आ पाएगा, तो इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहले बात होती है कि सीए स्टूडेंट्स फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लैक ऑफ गाइडेंस। उन्हें यही नहीं पता होता है कि पढ़ना कहाँ से। उनको लगता है कि जैसे 11th-12th तक का पैटर्न होता है कि क्लास लगा लिया, फिर क्लास के मटेरियल को पढ़ लिया और पास्ट और 1-2 पेपर देख लिए और वही पेपर में आने वाला। ये अप्रोच उनको छोड़ना होगा, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल लेवल की एग्जामिनेशन है। मतलब जहाँ से जो आपके बुक में है उतना ही आएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो सबसे पहला जो चीज़ स्टूडेंट्स को करनी चाहिए वो ये है कि क्लास में जो पढ़ा है वो तो पढ़े, प्लस उनको एक्स्ट्रा रीडिंग और बढ़ानी पड़ेगी। हमारा इंस्टीट्यूट चाहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा बंदा बनेगा जिसको वर्ल्ड क्लास नॉलेज होना चाहिए। मतलब यूएस के सिलिकॉन वैली में अभी क्या चल रहा है उसको पता होना चाहिए, दैट नॉलेज दैट शुड हैव। जैसे पीछे 2017 में जब हमारा न्यू सिलेबस आया था, अपने जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने बोला था कि उनकी सिग्नेचर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर सिमिलर है। तो उस पद को पाने के लिए उतना नॉलेज लेवल आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको जीके पर काम करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे जो सिलेबस में बहुत बार केस स्टडीज़ आती है। आपको इसी तरीके की दे देंगे केस स्टडी, एक XYZ कंपनी है, उसका ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स है। अब जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा, ऐसे सवाल हमारे एग्जाम्स में आते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। तो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी उनको देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, सिलेबस का कवरेज बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या करते कि जितना क्लास में पढ़ा उतना पढ़ लेते, पिछले 2-3 साल के अटेम्प्ट के पेपर्स को देख लेंगे। मेरा सजेशन होता है कि आप पिछले 10 साल पीछे जाइए टाइम में,
और 10 साल के पेपर अगर आप देखोगे तो अपने मिनिमम हमारी एक साल में 2 एग्ज़ाम होती है, तो आप 20 अटेम्प्ट के पेपर देख लोगे तो आपको पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। अपने क्लास का पढ़ लिया, इंस्टीट्यूट का लेवल पढ़ लिया, तो आपकी नेट प्रैक्टिस होगी। विराट कोहली जब सेंचुरी लगाता है उसके पहले भाई वो बहुत नेट प्रैक्टिस करता है, तो वो नेट प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट इट इज़। थर्ड थिंग है कि कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ कि वो एग्जामिनेशन में उनको एग्ज़ाम बहुत अच्छा तो आता है, वो पेपर लिखना तो चाहते लेकिन टाइम कम हो जाता है। वो बाहर आके कहते कि अरे मेरे को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं पेपर कंप्लीट कर लेता। तो मेरे को ये कहना है कि आप इसको ना खुद को एथलीट की तरह कंपेयर करो। अगर मैं उज़ैन बोल्ट का एग्जांपल लेता हूँ तो उज़ैन बोल्ट जब ओलंपिक्स में कंपैरिजन करता है, मतलब जब वो 100 मीटर की रनिंग करता है तो उससे 1000 बार पहले वो प्रैक्टिस कर चुका है। तो एग्ज़ाम राइटिंग स्किल इज़ ऑल्सो एथलेटिक कॉम्पिटिशन। आपको आपके हैंड को उस दिमाग के सोचने वाली स्पीड पर चलाने की आदत लगाना पड़ेगा। अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे तो हमारी सोचने की स्पीड और लिखने की स्पीड में फ़र्क है। हम सोच बहुत जल्दी लेते लेकिन उतना स्पीड में लिख नहीं पाते। तो आप जितना तेज़ सोच रहे हो उतना तेज़ लिखना, ये आपको कोऑर्डिनेशन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जो लास्ट का 1 मंथ एग्जामिनेशन का होता है और हमारा पेपर 2 से 5 है, तो आपको 2 से 5 आपके दिन का सबसे अच्छा समय बनाना है। जैसे कोई रात में पढ़ाई करता है, कोई सुबह पढ़ाई करता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो दोपहर में देना है, तो इंस्टीट्यूट तो अपना टाइमिंग चेंज नहीं करेगा। तो आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से खुद के बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा कि दोपहर को 2 से 5 आपके दिन के सबसे पीक परफॉर्मेंस का पीरियड होना चाहिए, जहाँ पे आप सबसे तेज़ सोचे भी और तेज़ लिखे भी। और जब मैं स्टूडेंट था तो राइटिंग स्पीड पे मैंने ऐसे काम किया था। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हम ये स्कूल लाइफ से जानते हैं लेकिन जब बड़े होते तो भूल जाते हैं। रोज के 10 लाइन में लिखता था और स्मार्टफोन में टाइमर लगाता था, स्टॉप वॉच, कि पहले दिन उस 10 लाइन को लिखने में कितना समय लगा। ऐसे करते करते आप ऑब्जर्व करोगे तो 15वें दिन आप रोज टाइम उसको लिखना, उस टाइम को कंपेयर करना कि कितना टाइम आपको लगा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले दिन जितना टाइम लगा उससे 50% से कम टाइम में आप 15वें दिन आपको उतनी 10 लाइन आप स्पीड में लिख लोगे। ये बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है। तो इस तरीके से आप सी एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते सर आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो ज़्यादातर लोगों को स्टेज पे जाने की या हाथ में कुछ स्वेटिंग होती है या बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अगर नए लोगों से मिले तो उनसे बात नहीं कर सकते। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम स्टूडेंट भी हैं, अगर हम हमारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रेजेंट ही नहीं करेंगे तो हमें बहुत से ज़्यादा मतलब कोई अलग व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। अगर उसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आप क्या उसे सलाह देंगे कि उस अभ्यास से वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब बेसिकली ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल पर क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक स्पीकिंग्स में लोगों को सबसे बड़ा फियर दुनिया में है पब्लिक स्पीकिंग। वन ऑफ द बिगेस्ट फियर इज़ पब्लिक स्पीकिंग, कि लोगों को प्रेजेंट नहीं कर पाते। और आज के दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इलॉन मस्क का एग्जांपल लूँगा यहाँ पे। अगर आप इलॉन मस्क को देखें तो उसकी इतनी सारी कंपनियाँ हैं, तो एक आदमी इतनी सारी कंपनियां कैसे चला पा रहा है? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ऑब्वियसली इंटेलिजेंस एक अलग बात है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन एक स्किल है जो कि सीखी जा सकती है। अंडरस्टैंड, मैं भी ऐसा एक स्टूडेंट था जब 10th स्टैंडर्ड में मैं था। उस समय तक मैं ऐसा स्टूडेंट था कि अगर मुझे कोई 4 लोगों के बीच में जाके खुद को प्रेजेंट करना था तो आई यूज़ टू गेट नर्वस कि मैं कैसे बोलूँ और क्या करूँ। बट फिर धीरे धीरे मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। और सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप स्टेज पर जाकर या लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप ब्लैंकली नहीं चले जाओ, आपको प्रिपेयर करके जाना है। अब जब भी मेरा कोई सेमिनार होता है और वो चाहे 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, उसके पीछे मेरी 6 घंटे की मेहनत होती है। कंटेंट को जमा करना होता है, उसका पीपीटी बनाना होता है, उस पर स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है। फिर मुझे कब कौन सी चीज़ बोलनी है मैं पहले सोच लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टेज पर जाकर बोलता हूँ। तो प्रिपरेशन इज़ द की। चाणक्य हमेशा कहते हैं कि युद्ध के पहले आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप बिना तैयारी के स्टेज पे चलोगे जाओगे तो लोगों को देखकर आप नर्वस हो जाओगे। लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड होते हो, पहले से आपको पता है कि बोलना क्या है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हो। ये पहला टिप है। दूसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपकी जितनी अच्छी रहेगी, अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बॉडी लैंग्वेज मेरी हमेशा आपको फ्लुएंट लगेगी। बिकॉज आपको जैसे आप बोल रहे हो वैसे ही आपको बॉडी लैंग्वेज को रखना है। मैंने कई बार देखा है लोगों को कि स्टेज पे जाएंगे और वो जेब में हाथ रख कर बोलेंगे तो वो फील नहीं आएगा। जब वो वाई का क्वेश्चन पूछे तो हाथ उठना ही चाहिए, नो का क्वेश्चन बोले तो क्रॉस होना ही चाहिए। ये थोड़े से बॉडी लैंग्वेज के टिप्स डेफिनेटली उनको ध्यान देना चाहिए। और स्पीच को आपको इंडेक्स फॉर्मेट में चलाना है। मतलब जैसे अगर स्कूल की टेक्स्ट बुक्स भी आप देखते हो
तो टेक्स्ट बुक के पहले आपको इंडेक्स दिखाई देता है कि हमें क्या पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर्स दिखाई देते हैं। तो स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑडियंस को ये बता दो कि हम इस स्पीच में क्या कवर अप करने वाले हैं, एंड स्टिक टू दोज पॉइंट्स। और ट्राई करें कि आपकी पीपीटी के साथ अगर आपका प्रेजेंटेशन होगा तो डेफिनेटली वो उसका इफेक्ट 4 गुना हो जाएगा। बीच में आप हल्का फुल्का शायरी कर सकते हो, आप बीच में खादा स्टोरी आपके टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ स्टोरी बोल सकते हो तो स्टोरी को स्टार्टिंग में आप बोल के उसको कंप्लीट मत करना। लोगों को आप ऐसा बोल देना कि आप इसको यहाँ तक याद रखो, इसकी चर्चा हम लेक्चर के एंड में करेंगे। तो आप ऑडियंस को पकड़ के रखते हो, उनको लगा कि हाँ कुछ तो बहुत अच्छा आने वाला है, सस्पेंस बढ़ जाता है, क्यूरियोसिटी आ जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप स्पीच को अच्छी तरीके से कह सकते हो। पूछना चाहूँगा कि हमारे बिजनेस को स्केल अप कैसे किया जाए। देखिए, स्केलिंग अप का मतलब होता है अपने बिजनेस के दायरे को बढ़ाना। पहले दिन जब आप फर्स्ट ईयर बिजनेस चालू करते हो, बिजनेस में 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है इंक्रीमेंटल और एक होती है मल्टीप्लिकेशन वाली ग्रोथ। इंक्रीमेंटल एंड एक्सपोनेंशियल। इंक्रीमेंटल ग्रोथ हर कोई करता है। जैसे अगर मैं सिंपल चाय के ठेले का एग्जांपल ले लूँ, अगर आप में से कोई चाय का बिजनेस चालू करता है, पहले दिन आपने चालू किया, दूसरे दिन ऐसा करते आपने 1 साल तक किया, तो आपका थोड़ा सा मार्केट में गुडविल बनेगा। तो पहले साल आपका लेटेस्ट से फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर हो गया 1 लाख रुपए का, उसी गुडविल के बेसिस पे अगले साल आपका टर्नओवर हो जाएगा 3 लाख रुपए का। उसी गुडविल के बेसिस पे ऐसे करते करते 50 साल अगर आपने बिजनेस कर लिया, आपका मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है? 50 करोड़, शायद 50 करोड़ हो सकता है, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसका मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इसको 500 करोड़ कैसे करोगे आप? पहले 10 साल में 500 करोड़ कैसे करोगे? ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे आप लाए? वो होती है बिजनेस को स्केल अप करना। रिपीटेटिव प्रोसेस को आपको स्केल अप कर देना है। मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं दुलिया से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर आप भी जानते होंगे कि दुलिया में गजानन टी बहुत फेमस है। गजानन टी वर्सेस येवले टी। येवले टी स्टॉल, येवले पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। येवले एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो शायद इस इंडिया के अलग कोने से कोई इसको देख रहा होगा तो येवले टी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो जल्दी आपकी स्टेट तक भी शायद पहुँच सकता है। तो येवले टी ने ऐसा अलग क्या कर दिया कि वो गजानन के साथ यहाँ आकर कंपटीशन कर रहा है। मेरे को पर्सनली गजानन टी बहुत अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू येवले टी, लेकिन बिजनेस येवले टी का बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गजानन का। तो ये कैसे हो पा रहा है? तो सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें जो येवले टी ने करी और गजानन ने नहीं करी उस पर हम चर्चा करेंगे, तो इससे शायद आपके सवाल का आंसर आपको आज मिल जाएगा। तो पहली चीज़, येवले ने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया। अब जैसे गजानन टी ने कभी ब्रांडिंग पर ध्यान ही नहीं दिया। आप येवले टी के स्टॉल पर जाओगे, आपको वहाँ पर एक पुतला दिखेगा, उनके हर स्टोर का कलर जो है वो वाइट रहेगा, उनके हर चाय के कप पे उनका ब्रांडिंग आपको मिलेगा। अगर वो पार्सल भी देते हैं तो जो यूज एंड थ्रो कप है उस पर भी उनकी ब्रांडिंग होगी। तो सबसे पहले आपको स्केलेबिलिटी के लिए ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है कि लोग आप क्राउड से अलग कैसे हो। वहीं अगर आप गजानन टी के स्टोर पे जाओगे, आपको जो कप देते हैं वो अलग ही है, जो नॉर्मल यूज एंड थ्रो कप है वो किसी अलग ही ब्रांड के है, या फिर अगर वो नॉर्मल कबसी और इसमें आपको देंगे तो वो अनब्रांडेड है। तो पहली चीज़ आपको ब्रांड क्रिएट करना है। दूसरा चीज़ जो येवले टी ने करी, उसने चाय बनाने के फॉर्मूले को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अब येवले टी बिलोंग करता है पुणे से, तो उनके पापा ने इसकी शुरुआत करी थी। मतलब उनके पापा का छोटा सा टी का स्टॉल था जो लोगों को बहुत पसंद आता था, इलायची के फ्लेवर वाला। तो उन्होंने उस चीज़ को स्केल अप कर दिया। अब चाय आप भी बना लेते हैं, मैं भी बना लेता हूँ, कोई और भी बना सकता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर ये फॉर्मूले को हम फिक्स कर दे कि चीनी कितनी डालनी है, उसमें इलायची का फ्लेवर कितना लगाना है, दूध को कितने टाइम तक गर्म करना है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन क्योंकि उन्होंने SOPs क्रिएट कर दिए, हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। KFC की तरह, KFC मैकडी की तरह। तो येवले टी ने वो करा। अगर आप गजानन पे जाओगे, वहाँ पर एक बाबा है जो चाय बनाता है, वो जब बनाएंगे तो चाय बहुत अच्छी बनेगी, वो जब नहीं रहेंगे तो चाय अच्छी शायद उतनी उस लेवल की ना बने। तो कस्टमर एक्सपीरियंस में फ़र्क आ रहा है। तो अगर आपको बिज़नेस को स्केल अप करना है, आपको आपके बिज़नेस में वो चीज़ ढूंढनी है जो रिपीटेटिव है और हम उसको बड़े लेवल पर लेकर जा सके। तो जो रिपीटेटिव वाली प्रोसेस है, आप उसको स्केल अप कर दो, आपको ऑटोमेटिकली टर्नओवर बढ़ जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज़ आपको खुद करना है, फिर आप फ्रेंचाइजी बांट सकते हो। जैसे अगर आप मैकडी की बात करो, डोमिनोज की बात करो, वो सब यही तो कर रहे हैं। अब येवले टी वाला कभी धुलिया तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पर जिसके पास फ्रेंचाइजी है वो उसी तरह की चाय बनाता है। आप चाहे पुणे में चले जाओ, नासिक में जाओ, धुलिया में 3 जगह पर स्टोर है, तीनों जगह पर आपको सेम टेस्ट मिलेगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्लस एक और चीज़ जो येवले ने करा
कि उसने क्लाउड किचन पे काम किया, कि आपको आपका ऑब्वियसली एक बिजनेस सीक्रेट तो आपको हमेशा रखना ही होता है। तो जो भी फ्रेंचाइजी ओनर है येवले की, मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च भी किया हुआ है, तो येवले टी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि उनकी चाय पत्ती और उनका जो मिक्सचर है वो फ्रेंचाइजी ओनर को येवले टी से ही परचेज करना पड़ता है। तो आपको ना केवल बिजनेस को स्केल अप करना है, आपको एक रेवेन्यू मॉडल भी बिल्ड करना है। तो उन्होंने ये सोचा कि पुणे में अगर येवले वाला खुद चाय बेचेगा तो एक दिन में 1000 चाय बेच सकता है, लेकिन उसके सारे स्टोर पूरे महाराष्ट्र में हो सकता है एक दिन में 10,000 से 50,000 कप चाय बेच रहे हो, तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चाय बेचने पर आपको रॉयल्टी मिल रही है, प्लस जो फ्रेंचाइजी ओनर है जो आपसे चाय पत्ती, चीनी और वो मिक्सचर जो मेन टेस्ट वाला मिक्सचर है वो भी येवले से ले रहा है, तो उसका डबल रेवेन्यू वहाँ से स्टार्ट हो गया। थर्ड, जब आप फ्रेंचाइजी देते हो तो आप फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करते हो, तो आपको 3 रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ से मिल जाती है। तो इस तरीके से आप बिजनेस को यहाँ पर स्केल अप कर सकते हो। ये हो गई बड़ी लेवल की बात, लेकिन एक स्मॉल लेवल पे अगर बात करें कि किसी व्यक्ति को अगर स्टार्ट करना है बिजनेस, तो उसमें सक्सेस से ज़्यादा फियर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तरीके होता है। मतलब वो सक्सेस होने से ज़्यादा उसके अंदर ये फियर होता है कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो मैं अगर फेलर हो गया तो वो उसे कैसे हटा सकता है कि कॉन्फिडेंस आए उसमें कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ बिजनेस। तो उसे आप कैसे कंसल्ट करेंगे कि वो एकदम छोटी लेवल से बड़ी लेवल तक पहुँच जाए? देखिए, आपका अगर कोई सर्विस वाला बिजनेस है या आपका कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या रिटेलिंग का बिजनेस है, ये तभी सक्सेस होता है और ये सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर फीडबैक पे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई नया बंदा है, उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको जानना है कि क्या ये बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम उसको बोलते हैं बिज़नेस का बैक टेस्टिंग करना। आपको जाकर क्या करना होता है कि मार्केट में अपने बिज़नेस को टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वो कुछ समय के लोगों को फ्री देकर देखो आप, कुछ समय के लिए। जैसे अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो लोगों में दिवाली के समय आप उनको बांट दीजिए, या किसी बिजनेस एक्सपो में जाके उनको फ्री में सैम्पल्स बांट दीजिए, और मार्केट आपको हमेशा सिग्नल दे देगा। अगर कस्टमर खुश है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट चलेगा। और आज का ज़माना ये कहता है कि पहले दिन से आपको प्रॉफिटेबिलिटी का नहीं सोचना है। आपको पहले क्या करना है कि आपको पहले बिजनेस बिल्ड करना है, मार्केट शेयर बनाना है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आती है। जैसे अगर मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फॉर दैट मैटर ओला स्कूटर की भी अगर मैं बात करूँ, जो इलेक्ट्रिक ओला स्कूटर है, वो भी अभी लॉसेस में ही है। इवन लेजेंडरी कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, और आप टाटा मोटर्स का ब्रांड तो जानते ही है, उन्होंने अभी इस क्वार्टर में 11,000 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो उनके शेयर प्राइस काफ़ी नीचे है। तो इतनी बड़ी कंपनी होकर भी लॉसेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंडसेट लगाना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में प्रॉफिट के मेंटालिटी से आप काम करोगे तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको मार्केट में प्रोडक्ट को देना है, उसको टेस्ट करना है, मार्केट आपको सिग्नल देगा, और ये ट्रायल एरर का खेल है। इसलिए अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके पास मिनिमम, मैं कहता हूँ मिनिमम 5 लाख का कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम 5 लाख के कैपिटल से आप छोटे लेवल पर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो 5 लाख एंड होने आ जाएगा, तब तक आपके पास एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, और आपको एक अच्छी टीम की बहुत ज़रूरत होती है। फिर आप कहोगे कि सर हम सैलरी नहीं दे पाते क्योंकि हमारे बिजनेस का रेवेन्यू नहीं, तो हम सैलरी कैसे देंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख लो आप सैलरी। मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी जाकर भी काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी मिलती है। मतलब आपको एक छोटा जो फिक्स पोर्शन है वो बहुत कम मिलता है, और फिर आप जितने घंटे काम करोगे उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रख लो आप, ताकि आप भी एसेट लाइट रहो। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। किस तरह के बुक्स पढ़ सकते हैं, और हमारी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए किस तरह के बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप किस तरह के बुक्स पढ़ते हो? मेरा नॉर्मली ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि बुक्स रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर भी लॉकडाउन के दौरान जब कोई काम नहीं था तो मैंने अमेज़ॉन किंडल, मतलब स्टार्टिंग में मंगा लिया था। अमेज़ॉन किंडल आप मंगा सकते हो, जहाँ पर आपको बुक्स डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। और बुक्स भी आप कौन सी पढ़ो, ना कि फ़िक्शन वाली। आप इलॉन मस्क के बारे में बुक्स पढ़िए। मतलब बेसिकली अगर आपको बड़ा लेवल का बिजनेस करना है तो आप उनसे सीखिए जो ये चीज़ कर चुके हैं। और आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बुक्स पढ़ने से बेहतर है आप यूट्यूब वीडियोज़ देखिए। यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कई लोग आपको इंटरव्यू दिखाई देंगे, कई एंटरप्रेन्योर के इंटरव्यू आपको दिखाई देंगे, कंसल्टिंग लोग वाले अपनी बहुत सारी एड्स वहाँ पर चलाते रहते हैं। तो आज के ज़माने में बुक्स पढ़ने से बेहतर है अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज बहुत जल्दी मिलेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। मतलब पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में मैंने कोई नई बुक नहीं पढ़ी है। पहले मैं पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ी, बिकॉज मैं अपने टोटल यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुका हूँ, इंटरनेट रिसर्च पर शिफ्ट हो चुका हूँ। तो वी आर इन अ डिजिटल एज।
सो घर बैठकर बुक पढ़ने का मुझे लगता है अब थोड़ा सा ज़माना जा चुका है। लेकिन अगर आपको फिर भी बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो ऑडियो बुक, ई बुक करके बहुत सारी चीज़ें आती है, तो आप ऑडियो से भी उसको सुन सकते हैं, पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं। आपको क्या करना है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज़ को आपको पढ़ना है या उनके इंटरव्यूज़ को आपको वीडियोज़ देखना है। जैसे मुकेश अंबानी हर टाइम एजीएम में आकर अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं, तो वो बंदा क्या सोच रहा होगा, उसके इंटरव्यू आप देखिए। उसका आधे घंटे का इंटरव्यू इज़ बेटर देन रीडिंग 4 बुक्स, मुझे ऐसा लगता है। अभी जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल आदमी है, उसका उसके एजुकेशन के फील्ड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप देख लो कोई भी, तो इसका यही मतलब है ना कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आना ज़रूरी है। और आज के ज़माने में हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं कि जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, चाहे वो इंस्टाग्राम से मिले, यूट्यूब से मिले, फेसबुक के वीडियो से मिले। तो आपको सोशल मीडिया पे रादर देन वॉचिंग फालतू के रील्स, अगर आप बिजनेस वाली रील्स देखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लोग ज़्यादातर खुद के लिए कभी काम नहीं करते हैं, वो दूसरे के लिए मार्केटिंग करते हैं, दूसरे की मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अगर वो खुद की मार्केटिंग करना चाहे, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस हो गए और अन्य सारी चीज़ें, कि वो ऐसे हमारे उनके कंटेंट को कैसे अट्रैक्टिव बना सके कि लोग उनके कंटेंट को देखें, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को देखें, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? यानी हमने अगर जान लिया कि मार्केटिंग कैसा करना है, लेकिन ऐसे स्मॉल चीज़ें जैसे कि हो गई डिजिटल मार्केटिंग हो गई, लेकिन स्मॉल फॉर्म पे अगर हमें लोकल एरियाज़ में हमारी खुद की एडवर्टाइजमेंट करनी है, ये तो इंस्टाग्राम हो गई जो हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक लोकल एरिया में, जैसे अगर हमारे सिटी में हमारे खुद को एक्सप्लोर करना है सिर्फ हमारी सिटी में, तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हम एक छोटा बिजनेस लेते हैं कि टेलर का, तो उन्हें तो लोग अगर कपड़े सिलाने आएंगे तो उनकी सिटी से ही आएंगे, तो वो अपनी खुद के बिज़नेस को एक्सप्लोर कैसे करें? लोग उन्हें जाने कैसे, उन्हें उनकी दुकान पे आए तो वो उन्हें कैसे सर्विस दे, जिससे कि अदर्स जो लोग हैं उनसे वो ज़्यादा तरीके से कम पैसों में अपना बिजनेस स्टार्ट करे। तो इस क्वेश्चन को हम कट शॉर्ट करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे कि अगर टेलरिंग की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई छोटा टेलर है, उसने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और वो चाहता है कि वो उसको बड़े लेवल पर लेकर जाए, तो कैसे करे, दैट टू विदाउट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तो मैंने एक चीज़ अगर आप देखो तो, अगर सपोज़ मैं टेलरिंग के एंगल से सोचूं तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े कपड़ों के शॉप्स है, नॉट रेडीमेड गारमेंट्स, जहाँ कपड़े आपको सिलवा कर नहीं मिलते, कपड़े फाड़ के मिलते हैं, उन दुकानों पर जाकर आपको टाई अप करना है कि मैं टेलर हूँ, आपके यहाँ पर लोग आकर कपड़े को लेकर जाते हो, फिर वो अपने टेलर से सिलवाते हैं, लेकिन ये मेरा कार्ड आप रख सकते हैं। आपको अप्रोच आपका बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक छोटी सी दुकान लेकर बैठे हो, आपने लगा दिया सो एंड सो लाला जी टेलर्स, तो लाला जी टेलर एक दिन में कितने कपड़े सिल देगा? लाला जी मुकेश अंबानी तो नहीं कि जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो आपको फेम खुद का बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ा सकते हो? आपके बिजनेस से जो रिलेटेड बिजनेस है उस पे जाकर आप टाई अप कर सकते हो। जैसे अगर मैं दुनिया में बात करूँ तो बहुत सारे क्लॉथ मर्चेंट्स हैं जो रेडीमेड में नहीं, नॉर्मल कपड़ों में डील करते हैं। उनसे जाकर आप टाई अप करिए और आप उनको बोलिए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उनको हमारा नाम सजेस्ट कर सकते हो। आप इसको कमीशन मॉडल पर कर सकते हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कमीशन, कपड़े सिलने की फ़ीस अगर 500 रुपीज़ है, तो उसका एक 10% आप उस दुकान वाले को दे दो। उसके लिए वो बड़ी छोटी सी चीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कोई भी काम को करने का। तो अगर आप उसके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करोगे तो वो आपके साथ उसका कस्टमर शेयर करेगा। और अल्टीमेटली आपको ब्रांड बढ़ाने के लिए तो कस्टमर फुटफॉल लाना है। तो आप इसको एज अ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर ट्रीट करो, जो आपकी जेब से नहीं जा रहा है। जेब से कब जाएगा? जब कस्टमर आएगा। तो वही जो मैंने बात की कि कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग हो गई। अगर वो कस्टमर भेजेगा तो आपको कमीशन देना है, वरना आपको कमीशन देने की ज़रूरत नहीं। और मुझे लगता है लाइक 500 रुपीज़ अगर आपको टेलरिंग, अगर अगर किसी टेलर को मिलता है, उसमें से अगर वो 10% भी क्लॉथ मर्चेंट को देगा, विच रफली गोज़ टू अबाउट 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ में उसने कस्टमर एक्वायर कर लिया, जो कि मेरे हिसाब से बेहतर है। और वो हमेशा के लिए उसका हमेशा। और ऑब्वियसली सर्विस आपका टॉप नॉच होना चाहिए, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा तो कस्टमर रिपीट आएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया कि कस्टमर को कैसे दुकान तक लाना है। अब वो टिकाना कैसे, वो आपकी स्किल है। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर जाने तो किन लोगों को हमें ऐसा कमीशन देना चाहिए? जैसे कि परफ्यूम की दुकान हो गई, वहाँ परफ्यूम मिलते हैं तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा एग्जांपल क्या देना चाहेंगे आप? जैसे कि बार्बर शॉप हो गई, जहाँ जहाँ हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा इफेक्टिव होगी कि वहाँ से लोग डायरेक्टली हमारी शॉप पे आ सकते हैं? क्योंकि अगर होटल्स पे या कई चीज़ पे अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसका कोई असर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है कि वहाँ से डायरेक्टली वो कस्टमर हमारे यहाँ अट्रैक्ट होगा?
बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे, इसका ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं है कि यहाँ पर एडवर्टाइज करोगे तो कस्टमर आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने टेलरिंग का आपने बताया तो मैंने वही एग्जांपल लिया कि टेलरिंग वाले को अपने रिलेटेड बिजनेस से करना है। एक और एग्जांपल लेते, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि आपका ग्रोसरी शॉप का बिजनेस है, किराना का माल का बिजनेस है, तो आप एडवर्टीजमेंट कहाँ से करोगे? तो इस केस में आपका एडवर्टीजमेंट आप खुद है। आपको क्या करना है कि कोई भी रेसिडेंशियल सोसाइटी में जाकर वहाँ पे आपको आपके पैम्पलेट्स आपको दे देना है, या आप बंदों को लगाकर पैम्पलेट बंटवा दीजिए कि आप उनको होम डिलीवरी करेंगे। अंडरस्टैंड, अगर आपका मार्केट बड़ा है तो उस केस में कस्टमर बहुत बड़ा है, लेकिन जब आपका कस्टमर बेस छोटा हो जाता है तो उस केस में आपको स्पेशलाइज्ड उनको सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ग्रोसरी शॉप वाला रादर देन मतलब कहीं होर्डिंग लगाए या न्यूज़पेपर में दे, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर के रेसिडेंस पर जाकर उनको पैम्पलेट बांटेगा कि अगर आप हमारे से परचेस करोगे तो आप उधारी पे माल ले सकते हो, आपको इतना दिन का उधार मिलेगा, आप प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो, आप अगर व्हाट्सएप कर देंगे लिस्ट तो हम उतना माल आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। तो इसका ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज आंसर नहीं है, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। तो सर के साथ बात करके आज अच्छा लगा। कुछ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। सर अगर कभी ऑनलाइन आए तो यूट्यूब पे आए हमारे चैनल पे तो उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। और अगर आपको उनका क्लासेस ज्वाइन करना है और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।